नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लॉ गाइड। कल हम लोगों ने जो देखा था, बात किया था, वो जूरिस्प्रूडेंस का यूनिट 2 और पार्ट 1 था वीडियो का, जिसमें हम लोगों ने लीगल पॉजिटिविज्म और हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग सोशियोलॉजिकल स्कूल और रियलिस्ट स्कूल और उनकी जो एक क्रिटिकल क्रिटिसिज्म है उसको लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल बने रहिए आप लोग, और अभी तक अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दें। हर हफ्ते कोशिश ये रहेगी कि एक पेपर आपका पूरा हम कंप्लीट जो है, जो क्रिस्प है, पूरी तरीके से उसको कर लें, ताकि आपको रिवीजन का भी टाइम रहे आगे। तो अभी आप ये ध्यान दीजिएगा कि साथ साथ चलिएगा बिल्कुल। और यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है वो ऐसा है कि बिल्कुल क्रिस्प है, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मेन मेन चीज़ें हैं, उनको यहाँ पे कवर किया जा रहा है। और आगे चल करके जो हम लोग रिवीजन करेंगे उसमें फिर जो कुछ इधर उधर अगर मान लीजिए कोई चीज़ है जो एडिशनल भी हम लोग कर सकते हैं, तब हम उसको भी करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग एक बार हल्का सा रिवाइव कर लेते हैं जो हमने अभी कल देखा है। देखिए, हम लोगों ने कल जो देखा था वो था केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। केल्सन्स आपके बारे में जाना था, उनके जो उन्होंने की पॉइंट्स दिए थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के जो एसेंशियल एलिमेंट्स थे, जो पॉइंट्स थे, उसको लेकर के डिस्कशन हुआ था। साइलेंट फीचर्स जो थे इसके केल्सन्स थ्योरी के, उसको डिस्कस किया था। ध्यान रखिएगा, जब भी केल्सन्स थ्योरी के ऊपर आएगा कि आपको केल्सन्स थ्योरी के बारे में कुछ नोट्स लिखने हैं, उसको डिस्कस करना है, तो आप ये हेडिंग्स डाल के जरूर लिखिएगा, क्योंकि हेडिंग्स और उसके बाद उसको ब्लैक स्केच से अंडरलाइन करके अगर आप लिखते हैं तो स्कोरिंग आपको अच्छी मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, इसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था इम्प्लीकेशंस क्या हैं केल्सन्स थ्योरी के। फिर हम लोग आ गए थे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ पे, जिसमें हम लोगों ने अगर आप देखें जो की ज्यूरिस्ट हुए हैं, जैसे मॉन्टेस्क्यू हो गए, हुगो साहब हो गए, एडमंड बर्के हो गए, इन लोगों के हम लोगों ने देखा था कि इन लोगों के विचार क्या थे। सेवनीज का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था इसमें, तो उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उन्होंने जो एक थ्योरी दी थी, वोक्स जीस थ्योरी, उसको हम लोगों ने देखा था। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये भी देखा था क्रिटिसिज्म जो था कोडिफिकेशन का, जो उन्होंने किया था, उसको लेकर के भी हम लोगों ने बात की थी। और की पॉइंट्स जो थे हमारे वोक्स जीस थ्योरी के, उसको लेकर के हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये कुछ था जो हम लोगों ने कल पूरा किया था कंप्लीट। आज हम लोग आ रहे हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पे, जिसमें जो कह लीजिए कि अगर हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कुछ इस तरीके का बनेगा कि व्हाट इज अ सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, डिस्कस द थॉट्स ऑफ डिफरेंट ज्यूरिस्ट एसोसिएटेड विद दिस स्कूल। ठीक है, कई बार पूछा गया है और उम्मीद है कि इस बार भी हो सकता है आपके उसमें पेपर में देखने को मिले आपको। चलिए, थोड़ा सा अगर हम देखें सोशियोलॉजिकल स्कूल को, आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये फंक्शनल और मॉडर्न स्कूल भी जाना जाता है। और इसका बेसिक अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो लॉ फुलफिल्स द सोशल नीड्स एंड स्टडीज लॉ इन एक्शन। तो लॉ जो बुक में है वो नहीं, बल्कि जो लॉ इन एक्शन है, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का मेन जो ऑब्जेक्टिव था उसके बारे में जानना कि लॉ इन एक्शन क्या है, एक्चुअल में ये क्या करता है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले जो था GW पैटर्न, यानी जो इनका नाम है GW, ध्यान रखिए, पैटर्न कॉल्स दिस अप्रोच एज द, जिन्होंने बोला था कि ये फंक्शनल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है। ध्यान दीजिएगा, दिस स्कूल इज ऑफ रिसेंट ओरिजिन, that is why sometimes it is also known as the modern school or approved school of jurisprudence. According to this school, law is the product of social needs or requirements. It means that the law fulfills the needs of the society. This school studies law in action, not in books. They concentrate on how law works in community. Sociological thinkers are more concerned with the working of law rather than abstract nature of law. भाई यूज क्या है, मेन उनका जो ऑब्जेक्टिव था कि सोसाइटी में इसका यूज क्या है, लॉ कैसे काम करता है, कैसे बेनिफिशियल है। नाउ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस अप्रोच इज टू टर्न टू द राइटिंग्स ऑफ मेजर एक्सपोनेंट्स ऑफ सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, सिंस देयर आर सो मेनी ज्यूरिस्ट, कई सारे हुए हैं who are associated with this school of thought, we have to be selective. हमें ध्यान रखना है, हम कुछ लोगों का जो मेन है उनका हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हुए तो बहुत सारे ज्यूरिस्ट हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 4 जो मेन थिंकर्स हैं
सोशियोलॉजिकल स्कूल के हम लोग उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पहले थे जो कह लीजिए सोशियोलॉजिकल स्कूल में जिन्होंने अपने विचार दिए थे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो है आरबी हायरिंग सर। और ये 1818 से 1892 के बीच में हुए। और इनका ये कहना था बेसिकली, ये एक जर्मन जूरिस्ट थे, और ही स्टार्टेड विद एन एनालिसिस ऑफ सोशल ओरिजिन ऑफ लॉ एंड लीगल इंस्टीट्यूशन। तो इन्होंने जो शुरुआत की थी सोशल ओरिजिन ऑफ लॉ एंड लीगल इंस्टीट्यूशन से की थी, और इनका ये कहना था लॉ एज अ मीन्स टू एन एंड। ही प्रोजेक्टेड द आइडिया ऑफ पर्पस एज द मेन स्प्रिंग ऑफ लॉज। द अल्टीमेट एंड ऑफ लॉ इज सोशल पर्पस, यानी किसी भी लॉ का जो एंड है वो सोशल पर्पस होना चाहिए एंड नॉट द इंडिविजुअल पर्पस। It is the duty of the state to promote social purpose. He even justifies coercion by the state for the purpose of protection of social interest. He defines law as the sum of the conditions of social life in the widest sense of the term, as secured by the power of state through the means of external compulsion. तो इनका जो पूरा कह लीजिए कि ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो सोशियोलॉजिकल जो स्कूल को लेकर के जो इन्होंने चीज़ें कही थी, उनका ये कहना था लॉ का मतलब है कि जो सोसाइटी है उसके फुलफिलमेंट के लिए, उसके पर्पस के लिए है ये, ना कि इंडिविजुअल के लिए है। ठीक है, इंडिविजुअल से ज़्यादा ये समाज पे इन्होंने ये कहा कि सोसाइटी के पर्पस के लिए है। ठीक है, इसीलिए लॉ जो एक तरीके से कह लीजिए कि लॉ एज ए मीन्स टू सोशल एंड्स, है ना, लॉ एज ए मीन टू एन एंड, जहां पे भी सोसाइटी की चीजें फुलफिल हो जाती हैं, बस वहीं तक के लिए लॉ है। अगला जो था, जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हुए थे, वो थे यूजिन एल्रिक, 1862 से 1922 तक। इन्होंने लिविंग लॉ थ्योरी दी थी और लॉज इन प्रैक्टिस वर्सेस फॉर्मल लीगल सोर्सेस के बारे में बताया था। तो ये एक बेसिकली ऑस्ट्रियन थिंकर थे, और ही वॉज मेनली कंसर्न विद द इम्पैक्ट ऑफ लॉज ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। अलग अलग बिंदुओं पर इन्होंने बात की थी। अकॉर्डिंग टू हिम, लॉ फाउंड इन फॉर्मल लीगल सोर्स सच एज स्टैट्यूज एंड डिसाइडेड केसेस गिव ओनली इनएडिक्वेट पिक्चर ऑफ व्हाट रियली गोज ऑन इन अ कम्युनिटी। तो इनका ये कहना था कि जो लॉ है, जो एक फॉर्मल लीगल सोर्सेस के फॉर्म में जो पाया जाता है, जैसे पहले कुछ डिसीजंस हुए हैं जो स्टैट्यूज में दिया गया है, तो वो बेसिकली इनएडिक्वेट है, वो सफिशिएंट नहीं है जो रियल में सोसाइटी में होता है, जो कम्युनिटी में होता है, उसको लेकर के। तो अकॉर्डिंग टू हिम, इट इज द लिविंग लॉ विच गवर्न्स द लाइफ इन द सोसाइटी। लिविंग लॉ है जो बेसिकली सोसाइटी को गवर्न करता है। एंड Elric emphasized the practical aspects of law, focusing on the norms of conduct that actually governs people behavior. उनका कहना था जो नॉर्म्स हैं, जो कह लीजिए कि स्टैंडर्ड जो मेंटेन किया गया है, एक्चुअली वो पीपल के बिहेवियर को गवर्न करता है। तो लिविंग लॉ थ्योरी है बेसिकली, जो आप देखें तो उनका कंट्रीब्यूशन यही था। उनका बेसिकली जो ये था, उनका कहना ये था कि जो नॉर्म्स हैं, जो कंडक्ट हैं, जो बिहेवियर है लोगों के, वो कहीं ना कहीं मेन चीजें हैं, और वही लिविंग लॉ होना चाहिए जो उनके बिहेवियर को गवर्न करता है। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला था कि एल्रिक आर्ग्यूड दैट लॉ इन प्रैक्टिस ऑफन डिफर्स फ्रॉम द लॉ एज इट अपीयर्स इन फॉर्मल लीगल सोर्सेज लाइक स्टैट्यूज एंड केस लॉ, जैसा अभी हमने आपको बताया। इसके बाद अगर हम देखते हैं, लियोन डुगोइट साहब हुए थे 1859 से लेकर के 1928 के बीच में। तो आप ऐसे ही हेडिंग डालिएगा और उसके बाद इस तरीके से पॉइंट्स बना करके लिखिएगा। इसमें इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था, इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो कहने का ये था कि सोशल इंटरडिपेंडेंस एंड कॉपरेशन। इनका कहना ये था कि सोशल इंटरडिपेंडेंस इज एन इनएस्केपेबल फैक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अगर ह्यूमन सोशल इंटरडिपेंडेंस नहीं होगी, लोग एक दूसरे कॉपरेट ही नहीं करेंगे, तो ह्यूमन की एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, और शायद आगे चल करके ह्यूमंस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। फिर ऑल ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड स्मूदर एंड फुलर कॉपरेशन बिटवीन पीपल। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है या संस्थाएं हैं, उनको बेसिकली जज ही इसी चीज पे करना चाहिए कि वो कितना स्मूथ और कितना कॉपरेशन जो है लोगों के बीच वो बैठा पा रही हैं, कितना अच्छा तालमेल बैठा पा रही हैं।
इनका यह भी कहना था ड्यूटी ओवर इंडिविजुअल राइट्स, तो सोशल ड्यूटीज आर मोर इंपॉर्टेंट दैन इंडिविजुअल राइट। जो समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वो ज्यादा जरूरी हैं, बजाय इसके कि सिर्फ किसी एक को हम या इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस करें। द ओनली राइट एनी मैन कैन पॉसेस इज द राइट टू ऑलवेज डू हिज ड्यूटी। जो उनके पास अब एकाधिकार या किसी इंडिविजुअल के पास है वो सिर्फ यही है कि जो उनकी जिम्मेदारियां वो पूरी करें। इसलिए समाज को लेकर के सोशल ड्यूटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन इंडिविजुअल राइट्स। उसके बाद थे रॉस्को पाउंड जी हुए थे, जो कि 1870 से 1964 के बीच में हुए। अब ये आर पाउंड के नाम से इनको जाना जाता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग की थियरी दी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताया था। तो सोशल इंजीनियरिंग क्या था, इनका ये कहना था कि पाउंड viewed as law as a tool for building an efficient and just societal structure। ठीक है, तो इनका ये कहना था कि ये जो ढांचा है, जो एक सोशियोलॉजिकल स्कूल है, बेसिकली ये अगर हम देखें तो ये एक तरीके का स्ट्रक्चर, एक तरीके का ढांचा है जिसका कह लीजिए कि विच रिक्वायर्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ द मैक्सिमम वांट्स, ज्यादा से ज्यादा लोग, जिसमें लोग संतुष्ट रहें और उनके बीच में आपसी मतभेद ना हो, है ना, विद लीस्ट फ्रिक्शन एंड वेस्ट। तो इन्होंने इसको 3 भागों में बांटा भी था, जिसमें उन्होंने कहा था पाउंड हैज गिवन इंटरेस्ट क्लासिफाइड देम इनटू, फर्स्ट जिसमें उन्होंने बोला था पब्लिक, ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, सोशल इंटरेस्ट हो गया। तो आप ये हेडिंग डालिएगा और थोड़ा इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में लिख दीजिएगा, थोड़ा आप जो है पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में लिख दीजिएगा, और थोड़ा सोशल इंटरेस्ट के बारे में लिख दीजिएगा। तो देखिए, जो एग्जामिनर है वो देखना चाहते हैं आपको पता है ये, या आप सिर्फ ऐसे नहीं जानते। तो अगर आप मेन हेडिंग्स डालते हैं और उसके बाद लिखते हैं तो वो एक अलग ही इंप्रेशन क्रिएट करता है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, जैसे इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, नेम, इंटरेस्ट ऑफ फिजिकल इंटीग्रिटी, रेपुटेशन, है ना, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, ये सब चीजें इसमें आती हैं। दे आर सेफ गार्ड बाई लॉज ऑफ, जो उनकी हितों की रक्षा करता है इंडिविजुअल की, जैसे टॉर्ट्स हो गया, लॉ ऑफ क्राइम्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, ये लोगों के हितों की रक्षा करता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑफ डोमेस्टिक रिलेशन हो गया, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए, बच्चे हो गए, मैरिटल लाइफ, ये सब इंडिविजुअल इंटरेस्ट में आता है। प्रॉपर्टी हो गई, सक्सेशन हो गया, ये सारी चीजें आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट में लिखनी है। आप लिख सकते हैं और इसके बारे में बता सकते हैं कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट जो है वो ये है। पब्लिक इंटरेस्ट में अगर आप देखें, द पब्लिक इंटरेस्ट आर द फर्स्ट, द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, ध्यान रखिएगा, स्टेट का जो इंटरेस्ट है वो पब्लिक इंटरेस्ट में आता है। ठीक है, और उसके बाद है सोशल इंटरेस्ट। तो सोशल इंटरेस्ट बेसिकली अगर आप देखें, जैसे जहां पे आया था ना, जनरल सेफ्टी, सभी लोगों की जनरल हेल्थ की बात होती है, पीस एंड पब्लिक ऑर्डर की बात होती है, ये सारी चीजें सोशल इंटरेस्ट में आता है ना। और सोशल इंटरेस्ट में ये भी आता है सिक्योरिटी ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, जैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हो गए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गए, ये सब बेसिकली सोशल इंटरेस्ट में आते हैं। तो इन्होंने इसको, जो इंटरेस्ट को 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया था और उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो आप इसको अपने हिसाब से एलिब्रेट कर सकते हैं, जितना ज्यादा चाहें आप लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये इसके मेन पॉइंट थे। उसके बाद अगर हम देखते हैं, जो आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस आता है। अभी हम लोग ने सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिस्कस किया, अब हम लोग आ जाते हैं रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस अगर हम एक शॉर्ट में देखें तो दिस इज बेसिकली एंटीथेसिस ऑफ आइडियलिज्म, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म एंड सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस। तो ये कॉम्बिनेशन है, एकदम से आइडियल नहीं है, रियल की बात करता है, रियलिस्ट स्कूल की बात कर रहा है। अब इसमें भी अगर आप देखें तो एक तो हुआ था अमेरिकन लीगल रियलिज्म, जिसका मेन था कि फोकस ऑन जज मेड लॉ, जो पहले जो सीनियर जजेस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट्स के, या उनके जो उन्होंने जो लॉ बनाया उसके ऊपर फोकस था। इंटरेस्ट इन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लॉ, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसको लेकर के था। तो अब यहां पे अगर आप देखें तो द रियलिज्म इज द एंटीथेसिस ऑफ आइडियलिज्म,
Some jurists refuse to accept the realist school as separate school of jurisprudence. कुछ लोगों ने, जो jurist थे, उन्होंने इसको कह लीजिए कि रिफ्यूज कर दिया था, एक्सेप्ट नहीं किया था. अमेरिकन रियलिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एनालिटिकल पॉजिटिविज्म एंड सोशियोलॉजिकल अप्रोच. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन था, जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे. इट इज पॉजिटिविस्ट इन दैट इट फर्स्ट कंसीडर द लॉ एज इट इज. इनका ये कहना था कि लॉ जैसा है वैसा ही होना चाहिए, ना कि हम लोग कई बार जो सोचते हैं कि इट शुड बी, वो ऐसा नहीं, जो है वही है लॉ. Their ultimate aim is the reform of law, but this reform must be preceded by अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एज इट इज. तो इनका ये कहना था, जो लॉ को लेकर के बेसिकली ये कह लीजिए रिफॉर्म करना चाहते थे, और इनका ये कहना था जैसा लॉ है वैसा ही होना चाहिए, जो पहले चीजें, जो डिसीजंस दिए गए हैं वो उनको मान्य होना चाहिए, और लोग अपनी मर्जी से कि इसमें ये नहीं ऐसा होना चाहिए अपने विचार न रखें, जो लॉ बन गया है वही लॉ रहे. Secondly, they view the law in the perspective of sociological factors. They visualize the effect of social condition of law as well as the effect of law on society, कि क्या impact पड़ता है किसी भी law का समाज के ऊपर. But they are mainly concerned with the making of law. तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो मेन अमेरिकन लीगल रियलिज्म था, ये इनका ये था कि रिफॉर्म करना लॉ को, और वो लॉ बनाना चाहते थे जो पहले चीज़ें डिसीजंस हो चुके हैं उनको माना जाए. और इनका ये कहना था कि लॉ को एज इट इज़ रहने दीजिए, उसको अपने विचार उसमें मत डालिए. इट शुड, जैसे लॉ शुड, ये ना हो कि लॉ ऐसा होना चाहिए, लॉ जैसा है वैसा ही है, उसको सिर्फ हमें मानना है. इसी के अगर हम देखें, एक दूसरे थे जहाँ पे स्कैंडिनेवियन रियलिज्म, इनमें बेसिकली दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट हुए थे, दो जो जूरिस्ट थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे. और इसमें थे एक एक्सेल हैगरस्टॉम, जो 1868 से लेकर के 1939 के बीच में हुए, और कार्ल ओलिव क्रोना साहब हुए थे, जो 1897 से 1980 के बीच में हुए थे. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या था कि इन्होंने अपने विचार दिए थे. तो स्कैंडिनेवियन रियलिज्म था क्या? ये बेसिकली एक वेरिएंट था जो कि जूरिस्प्रूडेंशियल मूवमेंट का, और इसमें भी जो कह लीजिए कि जो इनके अमेरिकन रियलिज्म थे उनका एक काउंटर पार्ट आप कह सकते हैं, और इसमें इनके विचार थे इन दो लोगों के. तब इसमें एक्सेल हैगस, जो स्टॉम साहब जो थे, इन्होंने भी कहा था, इनको बेसिकली कंसीडर किया जाता है स्वीडेन्स रियलिस्ट, फाउंडर ऑफ द स्वीडेन्स रियलिस्ट मूवमेंट, जो इन्होंने किया था उसका फाउंडर भी इनको माना जाता है, एक्सेल साहब को. एंड Axel was a vocal critic of the foundation principle of law. He emphasized the psychological aspect of doing what is right and believed that individuals fight more effectively when they believe they are fighting for what is just. तो इनका ये कहना था कि जो लोग जो फाइट करते हैं, जो चीज़ों को, अपने चीज़ों के लिए लड़ते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं, तो लोग अक्सर जो है जब अपने लिए फाइट करते हैं तो वहाँ पे जो उनके लिए सही होता है, जो जस्टिस होता है, उसके लिए लोग फाइट करते हैं. और Axel has also challenged the existence of objective values and viewed contemporary law as ritualistic, akin to as ancient legal system. तो इन्होंने चैलेंज भी किया था. ठीक है. तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें इनके बारे में अगर आपको लिखना हो तो आप थोड़ा सा एक दो लाइन जरूर लिखें कि इन्होंने क्या बोला था, इनकी जो थे, इनके जो विचार थे. उसके बाद जो ये अपने कार्ल ओलिव क्रोना जी हैं, इनका भी इन्होंने कहा था कि क्रोना साहब अप्रोच टू रियलिस्ट फोकस ऑन इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ लॉ. ठीक है. तो इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ लॉ rather than providing a precise definition. तो कोई precise definition नहीं दी थी, बट इनका कहना है he rejected the idea of binding forces behind the law and stressed the importance of examining facts. तो इनका ये कहना था कि जो फैक्ट्स हैं उस पर फोकस होना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये बात करें कि बाइंडिंग फोर्सेस या लॉ को किसी चीज़ ने बांध रखा है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. बल्कि इनका ये था कि सच क्या है, जो फैक्ट्स हैं उस पर फोकस होना चाहिए. He believed in exploring the law empirically without making unwarranted assumptions. हमें कुछ अपने हिसाब से नहीं सोच लेना चाहिए, बल्कि जो है उसको लेकर के, हमें फैक्ट्स को लेकर के इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उसी पे हमें काम करना चाहिए. अब उसके बाद अगर आप देखें तो दो जो सबसे इंपॉर्टेंट हुए, अगर आपसे ये पूछा जाएगा ना
तो आप ये चीजें बता करके फिर इसमें ये जरूर डालिएगा कि जो रियलिज्म के लेकर के जो बातें थी उसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट थे, एक तो आर पाउंड थे और दूसरा कार्ल ओलिव क्रोना, जिनके बारे में आपको लिखना होगा थोड़ा सा आप डिटेल में। तो आर पाउंड जी ने बोला था रियलिज्म इज द एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ थिंग्स एज दे आर, है ना। तो जैसा है लॉ वैसा ही होना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि हम अपने मन आप से कुछ एज्यूम करें, अपने विचार से कुछ हम माने, वो नहीं होना चाहिए। और कार्ल जो ओलिव क्रोना साहब थे, इन्होंने एम्फेसिस किया था एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन, यानी तथ्यों की जांच होनी चाहिए, फैक्ट को हमें पता लगाना चाहिए, उसको हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ना कि हम एज्यूम कर लें, हम मान लें। तो ऑलमोस्ट दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक थे, शब्दों का सिर्फ फर्क था, ठीक है। अब इसके बाद क्रिटिसिज्म आ जाता है, जहां पे हम कुछ लोगों ने इसको, जो जूरिस्ट थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया। उनका ये कहना था कि पहली चीज तो जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस प्रूडेंस है वो कुछ चीजों में सही नहीं है। इन्होंने जो कह लीजिए कि जो रियलिस्ट स्कूल है ये इसने अंडर एस्टिमेशन किया लीगल प्रिंसिपल्स का। Realism focus on judicial discretion may have downplayed the role of established legal principles। जो established legal principles हैं उनके बारे में कहीं डिस्कशन नहीं हुआ, उनको डाउनप्ले किया। ओवर एम्फेसिस ऑन litigation, तो realist concentration on court decision might have given undue weight to the adversarial nature of litigation, neglecting other aspects of law। तो other aspects of law को इन्होंने neglect किया। Attack on certainty in the legal system, the emphasis on judicial subjectivity could have been perceived as undermining the predictability and certainty expected in a legal system। तो एक तरीके से ये अटैक था। तो देखिए लोगों ने क्रिटिसाइज किया हुआ है इसको। ह्यूमन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव, द फोकस ऑन ह्यूमन बिहेवियर and individual judges' actions could have led to a neglect of broader social and systemic factors influencing law। तो एक तरीके से ये कह लीजिए जो फोकस था ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड इंडिविजुअल जजेस का जो एक्शन था, उनकी वजह से कह लीजिए कि जो ब्रॉडर एक सोशल और सिस्टमिक फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते थे लॉ को, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। कंटेक्चुअल लिमिटेशन, अगर यहाँ पे देखा जाए एक जो दोनों को कंपेयर किया गया अमेरिकन और स्कैंडिनेवियन को, तो उनका ही कहना था कि अमेरिकन रियलिस्ट अप्रोच जो थी वो कॉन्टेक्स्ट जो स्पेसिफिक थी और यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। जबकि अगर हम बात करें जहाँ पे स्कैंडिनेवियन की बात करें, जैसे कि ओलिव क्रोना साहब थे, तो इन्होंने जो दिया था इट वाज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। तो ये जो आप हेडिंग्स डालेंगे ना, तो इसको डाल करके थोड़ा थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। तो ये इसको जो है क्रिटिसिज्म को आपको इस तरीके से बताना होगा, यानी अंडर एस्टिमेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स हो गया नंबर 1। नंबर 2 हो गया ओवर एम्फेसिस ऑन लिटिगेशन, तो लिटिगेशन में उन्होंने ओवरलुक कर दिया था ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ लॉ दैट डू नॉट कम बिफोर द कोर्ट्स। अटैक ऑन सर्टेनिटी, इसमें फिर उन्होंने शॉर्ट में अगर हम देखें तो रियलिस्ट हैव क्रिटिसाइज द लीगल सर्टेनिटी एंड द मिथ ऑफ अ फुल्ली प्रेडिक्टेबल लीगल सिस्टम। भाई पहले से ही ये चीज हो जाता था कि ये ऐसा होगा, लोग प्रेडिक्ट कर लेते थे। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट अ सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ सर्टेनिटी एग्जिस्ट्स इन द लॉ, है ना। ह्यूमन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव था जिसने कि ब्रॉडर सोशल और ये सिस्टमिक फैक्टर्स जो थे वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे लॉ को, जहाँ पे कह लीजिए पुराने जजेस जो होते थे वो लोग, उन लोगों का इम्पैक्ट होता था। कंटेक्चुअल लिमिटेशन उन्होंने बताया कि अमेरिकन जो रियलिस्ट थे और स्कैंडिनेवियन जूरिस्ट जो हुए, उनको एक बार थोड़ा सा उसके बारे में आपने बता दिया। तो ये इस तरीके से अगर आप देखें तो ये आपका यूनिट 2 आज फिनिश होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अब हम लोग बढ़ेंगे यूनिट 3 की तरफ। तो बिल्कुल आप देखते रहिए इसको और नोट्स बनाते रहिए, अपने अपने तरीके से इसको समझते रहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस वीडियोस का सबसे ज़्यादा फायदा तब होगा कि जब आप कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, कम समय है, आप देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने नोट्स को भी देखिए, साथ में इस वीडियो को भी देखिए।
लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास टाइम कम है तो आप इसको बार-बार सुनिए, जितनी बार सुनेंगे उतना ज़्यादा ये आपको याद होगा। इसको बनाने का पर्पज़ यही है कि ताकि जो हमारे फ्रेंड्स जिनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, वो इसको देखें और बड़े आराम से अच्छे नंबरों से अपना फर्स्ट सेमेस्टर निकालें। तो आपने इतनी देर देखा, समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।